हेलो बच्चा। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इसका ओवरव्यू लाइक कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जाके देखो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली ही लाइन में बताया गया है कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है फूड, वाटर और ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? आप एग्जांपल के लिए समझो कि जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको हार्वेस्टिंग के बाद जो है मंडी तक पहुंचाना ज़रूरी है, वो बेचेगा। तो जिस मीन्स के थ्रू, ट्रक वगैरह के थ्रू वो इस प्रोडक्ट को यानी क्रॉप को बेच रहा है, मंडी तक पहुंचा रहा है, वो क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ही तो कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अलावा जो वेस्ट जनरेट होता है, एग्जांपल के लिए सेल के अंदर जो है, जब कंपोनेंट्स जाके टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है, तो उसको बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसने एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे पाता है? ठीक है, अब हायर ऑर्गेनिज्म में जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वही जो है, जो स्मॉलर और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सिंपल होता है, लाइक डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है। जैसे कि अमीबा वगैरह है तो इनमें डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इस चैप्टर में मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगी। फिगर में बताया गया है कि हार्ट और वेन जो है वो मेन हमारा क्या है, ये दोनों मिलकर के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में। तो जो पहला है इसमें बताया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहला इसमें बताया गया ब्लड है। ठीक है, अब ब्लड कैसे है? अगर आपके पास हार्ट है, वेन है और आर्टरी है, लेकिन उसमें फ्लो करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैसे काम करेगा? वो काम हो ही नहीं सकता। तो ब्लड जो है मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये नोटिस किया होगा, जब कट लगता है छोटा सा या माइनर से या फिर थोड़ा बड़ा, तो उसमें क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और ब्लड जो है वो क्या है? फिर पूछा गया है यहाँ पे ब्लड, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, यानी कि एक तरह का लिक्विड है जो कि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेन में क्या करता है? वो फ्लो करता है। और यही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सारे मटेरियल्स को, चाहे वो सेल के पास लेके जाना हो या सेल से वापस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना हो। इसी का काम होता है, ब्लड का ही काम होता है सारा। ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम है अपने जिम्मे ले रखा है। अब आपने पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, और कहाँ भेजना? ब्लड में, और ब्लड से जो है वो हर एक सेल तक जाएगा। यहाँ की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाएगा। ठीक है, स्टमक में कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो बाकी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में डाइजेस्ट होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर के यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसका नाम मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला है। वो उसको क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो कहाँ जाता है? फिर दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। आपको पता है कि डाइजेशन क्या होता है? जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज किस में टूटेगा? सॉरी, शुगर किस में टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन टूटेगा, अमीनो एसिड बनेगा। फैट टूट के फैटी एसिड बनेगा। सिंपल फॉर्म में टूट गया। अब ब्लड स्ट्रीम में जो है वो क्या होगा? ये ब्लड जो है वो उसको ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड जो है वो पूरे पार्ट में क्या करेगा? वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इस सेल तक गया पूरा, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो सेल तक भी जाएगा। बैक टू द एनसीईआरटी चैप्टर, इसमें एक और लाइन बताया गया है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है लंग्स से, और हर एक सेल तक पहुंचाता है। जैसे कि वो डाइजेस्टिव फूड को कहाँ से उठाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है, और वो कहाँ तक? सेल तक पहुंचाता है। ऐसे ही जो हमारा सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको बॉडी से रिमूव भी करेगा। ठीक है, हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? अब जो ब्लड है वो कैसे कैरी करता है? उसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर है जिसकी वजह से वो क्या करेगा? हर एक बॉडी सेल तक लेके जाएगा और वहाँ से जो है वेस्ट को निकालेगा।
ब्लड जो है वो एक तरह का फ्लूइड है जो जिसमें दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ बेसिकली। ब्लड में दो कंपोनेंट है, पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट, और दूसरा जो है सॉलिड पार्ट। लिक्विड जो पार्ट है वो है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है 55% ऑफ ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और 45% जो है सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट में हमारे पास आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको बस याद रखिएगा थोड़ा सा, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये सस्पेंडेड रहती हैं यानी उसमें ये पड़ी रहती हैं, और जो लिक्विड है वो कौन सा है, प्लाज्मा। पहली पूछती है कि जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है। अब यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा गया है ताकि आगे जो है वो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनका काम बताया जा सके, किसका क्या काम है। आपको पता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, और प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है फ्लो करने के लिए, जो भी हमारे सॉलिड पार्ट है उनको। सॉलिड पार्ट जो है वो प्लाज्मा वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, खुद तो फ्लो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए प्लाज्मा जो है उनको फ्लो का एक मीडियम देता है फ्लो होने के। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का ही क्यों होता है। आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करके उसे सेल तक लेके जाता है, और वहाँ छोड़ करके वहाँ पे फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ होगा ड्यूरिंग डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन, तो वो क्या होगा उसको लेके आएगा और फिर बॉडी से उसे निकालेगा। तो एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब इन्होंने बोला है कि सेल तक पहुंचाएगा, और ये बहुत डिफिकल्ट होगा अगर अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ये हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से ब्लड का कलर, जो पहले ने पूछा था ना कि ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, तो ब्लड का कलर जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, रेड होता है। अब इसके आगे जो पार्ट है, दो और पार्ट है जो कि वाइट ब्लड सेल है, और जो तीसरा है वो है प्लेटलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल जो होता है आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी है उनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर कोई भी जर्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर एंटर कर जाता है या फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल ही होता है जो फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जो है वो खेलते टाइम गिर गया और उसके घुटने के ऊपर चोट लग गई, उसमें से ब्लड आया थोड़ा सा, क्योंकि गिरा तो कट लगा तो ब्लड आया, और कुछ टाइम बाद उसने नोटिस करा कि ब्लड जो है वो दोबारा मतलब रुक जाएगा। आपको भी पता है कि ब्लड कट लग जाए या चोट लग जाए तो ब्लड जो है थोड़ा सा निकलता है, उसके बाद फिर रुक जाता है कुछ टाइम बाद, और वहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा, स्कम टाइप का बन जाता है। तो सोचता है कि ये क्या है, कि जब चोट लगी तो ब्लड निकला और थोड़ी देर बाद रुक गया, और उसके बाद जो है वहाँ पे एक रेड रेड कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर का जो है वो एक स्कम टाइप का बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जो इसमें प्लेटलेट्स होता है, जो तीसरा कंपोनेंट है ब्लड का, वो क्या है, वो क्लॉटिंग फैक्टर है। वो क्या है, प्लेटलेट जो है वो खून को जमाने का काम करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का दो काम है। अगर वो वेन्स या आर्टरीज के अंदर है तो ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता, और जब जैसे ही कट लगता है और प्लेटलेट्स जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। अगर प्लेटलेट्स ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो छोटा सा एक माइनर सा भी कट लगेगा तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, और इसकी वजह से इंसान की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, एक प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या जमा देते हैं, वो थक्का जमा देते हैं, और जब तक वो वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर कांटेक्ट नहीं है तो क्या नहीं होता, कोई भी क्लॉटिंग नहीं होती। तो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और दूसरा टॉपिक हमने ये पढ़ा कि ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। आगे जो है हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन आती हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, आप कैपिलरीज भी होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उनके लिए आप मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और मैं इसका एक लिस्ट प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।